हेलो वेलकम फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ को लेके कि एक्साइटेशन कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो गया, किस तरीके से मसल के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। तो जो एक्साइटेशन है वो एक्शन पोटेंशियल का काम है, वो तो एक्शन पोटेंशियल में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ ओवरव्यू मसल के अंदर का जो पार्ट है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है मसल और कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम यहाँ समझेंगे। जो हमारी हेडिंग है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, तो हम यहाँ पे समझेंगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है क्या और कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को समझने के लिए पहले इस सार्को ट्यूबुलर सिस्टम को समझेंगे कि सार्को ट्यूबुलर सिस्टम है क्या, क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद हैं और कैसे वो काम करता है। और उसके बेसिस पे ही हमें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता क्या है। अभी देखिए, मैं अपनी लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि मायोफाइब्रिल आपका मसल फाइबर, आपकी मसल, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो पहले आप उनको देखें, तभी आपके ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग समझ में आएगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस देख ली हैं तो आप यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है क्या। देखिए, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ा दिया है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, उससे थोड़ा सा एडवांस हम लोग चलेंगे क्योंकि वो पहली क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको मायोफाइब्रिल का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये सेल के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, इसमें आप हम सब जानते ही हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड के बारे में, उनको भी बना देते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा डार्क बैंड है, इंक्लूडिंग दिस। ये पूरा क्या है, डार्क बैंड है। फिर उसके बाद ये लाइट बैंड आता है आपका, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, फिर से ये डार्क बैंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये ए बैंड हो गया, ये आई बैंड हो गया, ये भी आपका आई बैंड हो गया। ये जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं जेड लाइन, और ये भी लाइन को हम बोल सकते हैं जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में सार्क हो गया। तो ओवरऑल हमने अभी मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब देखिए, इसके मान लीजिए कि ये जो मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है वो सेल के अंदर मौजूद है, और सेल है तो उसकी आउटर कवरिंग भी होगी, जिसका नाम हमने आपको बताया था, सार्कोलेमा। सपोज कीजिए ये हमने कवरिंग बना दी है, ठीक है। कवरिंग बनी गई।
अब इसमें जो सार्कोलेमा कवरिंग है ऊपर की, ये सार्कोलेमा होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन से लेके अंदर तक सब में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के हैं यहाँ पे। एक है आपके एल ट्यूब्यूल और दूसरे हैं टी ट्यूब्यूल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक एल ट्यूब्यूल है और एक टी ट्यूब्यूल है। ये आपका टी ट्यूब्यूल बन गया। फिर से आपका ये टी ट्यूब्यूल बन गया। ठीक है, और एल ट्यूब्यूल है इस तरीके से। बहुत सारे एल ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल। ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है ये मेम्ब्रेन से भी थोड़ा सा बाहर निकले हुए होते हैं, या फिर ओपन रहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ईसीएफ से जो भी फ्लूइड या जो चीज़ें आती हैं वो इसमें होके मूव करती हैं। तो हम बोले कि जो हमारा एल ट्यूब्यूल है ये इस टी ट्यूब्यूल के पास में कुछ पेयर्स में इस तरीके से मौजूद होता है। तो जो इस तरीके से पेयर्स में मौजूद होता है उसका पर्टिकुलरली एक नाम है जिसको हमने बोला सिस्टर्ने। क्या नाम रख दिया इसका, सिस्टर्ने। ठीक है, ये हमेशा सिंगल पेयर में होगा। ठीक है, तभी एक्ट करता है। और ये आपका आप जानते ही हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है, टी ट्यूब्यूल। तो ये जो टी ट्यूब्यूल और सिस्टर्ने हैं इन दोनों को साथ में मिला के साइंटिस्ट ने एक नाम इनका रख दिया है। इनको साइंटिस्ट कहते हैं दीज आर द ट्राइड ऑफ स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं इनको, ट्राइड ऑफ स्केलेटल मसल। क्या है ये, ट्राइड ऑफ स्केलेटल मसल है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन जंक्शन ऑफ ए एंड आई बैंड। ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड हो गया, ये आई बैंड हो गया, दोनों के जंक्शन पे ये मौजूद है। ठीक है, और ये आपके एल ट्यूब्यूल हैं, एल ट्यूब्यूल। याद रखिए सिस्टर्ने भी एक तरीके से आपके एल ट्यूब्यूल की ही पार्ट है। ठीक है, और क्या क्या मौजूद होगा इसमें, ऑब्वियस है कि सेल है तो सारी चीज़ें ही होंगी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो या अदर चीज़ों की बात हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। अब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ये ईसीएफ होगा, सेल के बाहर का मैटर होगा यहाँ पे। अब हम धीरे धीरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, जो चीज़ें थी वो हमने बता दी आपको। अब होगा क्या कि जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा, एक्शन पोटेंशियल सीधा आपका पहुंचेगा टी ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो वो एक्शन पोटेंशियल आपका सीधा टी ट्यूब्यूल में पहुंचेगा। क्यों,
एक्शन पोटेंशियल में एक्चुअल में होता क्या है वो तो हम पहली क्लास में आपको बता चुके हैं। और सिंपली अगर आप इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि ACH रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? ACH। ACH रिलीज हुआ और ACH रिलीज होने के बाद क्या होता है कि एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होता है। ACH रिलीज होने के बाद क्या हुआ? एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ। एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ। एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो गया। इससे क्या होगा? एंड प्लेट पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा तो सीधा आपका ट्रांसमिशन होगा एक्शन पोटेंशियल का। कहां पे? ये सार्कोलेमा पे। ठीक है, तो ये आपकी सार्कोलेमा है। ठीक है, इस पे क्या होगा? इस पे एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन हो जाएगा इस लेयर पे। तो एंड पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ उसके तुरंत बाद हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टेक्स प्लेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टेक्स प्लेस ऑन सार्कोलेमा। अब क्या होगा? अब ये होना है कि जो एक्शन पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन पे आया है, क्योंकि इसी से अटैच है आपका टी ट्यूब्यूल, तो सीधी सी बात है कि एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? टी ट्यूब्यूल में मूव करेगा। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये मेम्ब्रेन पे आया और ये यहाँ पे मूव किया। कहाँ मूव किया? टी ट्यूब्यूल में मूव किया। तो हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट मूवमेंट ऑफ AP वेयर इन टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल का मूवमेंट हुआ। अब टी ट्यूब्यूल में तो आ गया। अब क्या होगा? मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज आपको बता दूं कि टी ट्यूब्यूल के अंदर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है। कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं टी ट्यूब्यूल के अंदर, उनको बोलते हैं डाईहाइड्रो पायराडीन रिसेप्टर। उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं डाईहाइड्रो पायराडीन रिसेप्टर। रिसेप्टर। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर जो है वोल्टेज में चेंज ला देंगे एकदम से। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल चेंज के लिए ही रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो एक सडन चेंज आ जाएगा वोल्टेज में इन रिसेप्टर्स की वजह से। और जब एक्शन पोटेंशियल इनके अंदर आ ही गया है और इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज में चेंज लाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लिंक्ड हैं किससे? टी ट्यूब्यूल आपस में लिंक्ड है इनसे, एल ट्यूब्यूल से। तो जब ये इनसे लिंक्ड हैं, वोल्टेज में जैसे ही चेंज आया तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? आपके एल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब जैसे ही एल ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल आया और पोटेंशियल में जैसे ही डिफरेंस आया यहाँ पे, तो तुरंत इनके अंदर जो मौजूद, अब ये एल ट्यूब्यूल है तो इनके अंदर भी तो अपने रिसेप्टर होंगे। इनके अंदर भी रिसेप्टर मौजूद हैं और इनके रिसेप्टर्स का भी पर्टिकुलरली एक नाम है। ठीक है, और इनके रिसेप्टर्स का नाम है राइनोडीन रिसेप्टर्स। क्या नाम है? राइनोडीन रिसेप्टर्स। RYANO, राइनोडीन। ठीक है, राइनोडीन
रिसेप्टर्स। तो एल्टिब्यूल के अंदर राइनोडिन रिसेप्टर पहले से ही मौजूद हैं, और एक्शन पोटेंशियल जैसे ही एल्टिब्यूल में आता है वो रेस्पॉन्सिबल उसके अंदर टी ट्यूब्यूल के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद हैं डाईहाइड्रोपायराडीन, वो रेस्पॉन्सिबल है वोल्टेज चेंज के लिए। उन्होंने क्या किया, सडन वोल्टेज चेंज किया, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो वहां से चेंज हुआ, एल ट्यूब्यूल में आया, और एल ट्यूब्यूल को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, अब क्योंकि एल ट्यूब्यूल के अंदर राइनोडिन रिसेप्टर मौजूद हैं, और राइनोडिन रिसेप्टर की एक बहुत बड़ी खासियत है, उनका एक अपना वजूद है, उनकी एक स्पेशलिटी क्वालिटी है, और वो ये है कि ये जो राइनोडिन रिसेप्टर हैं वो कैल्शियम रिलीज करवा देते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली एल ट्यूब्यूल के बारे में मैं बात करूं तो एल ट्यूब्यूल के अंदर जो मौजूद हैं राइनोडिन रिसेप्टर, वो कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही मूवमेंट आया टी ट्यूब्यूल के अंदर, तो टी ट्यूब्यूल के अंदर आया तो वहां मौजूद क्या मिला हमें, वहां पे हमें मिला रिसेप्टर्स मिले। रिसेप्टर के नाम मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ। रिसेप्टर किसके हैं, ये टी ट्यूब्यूल के, ठीक है। ये किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये वोल्टेज चेंज के लिए, वोल्टेज चेंज, ठीक है। और इन्होंने क्या फर्दर काम किया, इन्होंने किया कि एक्टिवेट किया किसको, एल ट्यूब्यूल के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद हैं उनको, और जो एल ट्यूब्यूल के अंदर रिसेप्टर मौजूद हैं उनका क्या नाम है, राइनाडीन रिसेप्टर। और ये क्या करेंगे, राइनाडीन रिसेप्टर जो है, राइनोडिन रिसेप्टर जो है, ये रिलीज करवा देंगे कैल्शियम। क्या रिलीज करवा देंगे, कैल्शियम। और कैल्शियम रिलीज होने से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होने से सारी कहानी हो जाएगी। अगर कैल्शियम रिलीज इन्होंने करा दिए तो सिंपली हमारा जो हमें चाहिए, जिस चीज के लिए हमने सारा खेल रचा है, वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक्साइटेशन से लेके, जब एक्शन पोटेंशियल आया, एक्साइटेशन हुई, एसीएच रिलीज हुआ, फिर एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर ट्रांसमिशन हुआ एक्शन पोटेंशियल का सार्कोलेमा पे, फिर उसके बाद मूवमेंट हुआ एक्शन पोटेंशियल का टी ट्यूब्यूल पे, फिर उसके बाद वोल्टेज चेंज हुए जो रिसेप्टर मौजूद थे टी ट्यूब्यूल के अंदर, जिनका पर्टिकुलरली नाम है डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर। और फिर उसके बाद फिर एल ट्यूब्यूल में इंफॉर्मेशन पहुंची, तो एल ट्यूब्यूल जो है उनके अंदर जो रिसेप्टर है राइनोडिन रिसेप्टर, उन्होंने कैल्शियम को रिलीज करवाया, और जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुए तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये टी ट्यूब्यूल अगर ना होते तो पूरी के पूरे फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन होता, कुछ जगहों पर हो जाता, बात खत्म होती। ये लंबे लंबे टी ट्यूब्यूल इसीलिए हैं होते हैं ताकि ये पूरे पूरे फाइबर में जो है कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें, इंफॉर्मेशन भेज सकें, इम्पल्स जनरेट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और जितना भी सिलेबस होता है उसको एक बार ढंग से बुक से ज़रूर देखें, ताकि आपको हर चीज़ रट जाए, हर चीज़ याद हो जाए। थैंक यू।